हेलो गाइस, आज वो दिन आ गया है जब हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। बहुत दिनों से वीडियो लेट हो जा रहा था, मेरा हेल्थ कुछ गड़बड़ हो गया था इसी वजह से, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट हो गया हमारा। अब मैं बिल्कुल फिट हो गया हूँ और आपको डे बाय डे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए, आज हम गॉस थ्योरम पे एप्लीकेशन देखेंगे। अब ये इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में, कई सारे वीडियोस में कूलाम्स लॉ को प्रूव किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को प्रूव किया था, और इस तरह से ढेर सारे एप्लीकेशन या डेरिवेशन हम लोग किए थे। उस डेरिवेशन को अब हम गॉस थ्योरम के मदद से करेंगे, जो कि होता है फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ये फाई फाई क्या होता है? फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ये फाई क्या होता है? ये वैद्युत फ्लक्स होता है। किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और ये वैद्युत फ्लक्स किसी गोले से, मान लो किसी गोले में कोई चार्ज है क्यों, ठीक है, तो इस गोले में से जितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो इस चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। ये गॉस थ्योरम था। इसी थ्योरम की मदद से आज हम दो एप्लीकेशन देखेंगे और आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि इसका ढेर सारा उपयोग है। तो चलो, हम इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। सो हेलो, मैं मिथिलेश विश्वकर्मा और DNMIT क्लासेस में आपका ढेर सारा स्वागत है, और आप हमारे चैनल पर बने रहें, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हम कूलम्स लॉ को प्रूफ करेंगे। कूलम्स लॉ क्या होता है? अगर दो आवेश हैं, एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, दोनों आवेश के गुणनफल तथा उनके बीच के जो गुणनफल के समानुपाती होता है, जो फोर्स लगता है, और उनके बीच के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब ये दोनों चार्ज हैं, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगेगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, ये फोर्स दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा इनके बीच का जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके वर्ग के। तो इसको फार्मूला वाइज हम इस तरह से लिखते थे, Q1 इंटू Q2/r²। ये समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ी हुई थी, 1/4πε0। अगर दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे गए हैं जिसकी परमिटिविटी K है, जिसका वैद्युतशीलता K है, तो यहाँ पर K बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा Q1 Q2/r²। ये तो कूलाम का नियम था। इसी नियम को हम प्रूव करेंगे गॉस थ्योरम के मदद से। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आज का एम है दो टॉपिक, उसको हम क्लियर करेंगे, उसके बाद ही कुछ देखेंगे। चलिए, हमें ये प्रूव करना है कूलाम के नियम। तो गॉस थ्योरम की मदद से कूलाम के नियम की उत्पत्ति किस नियम से? गॉस के नियम से। और चलिए हम इसे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, जब हमने आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में गॉस का प्रमेय पढ़ाया था, तो वही डेरिवेशन से आपको छूते हुए चलना है। मतलब आपको डेरिवेशन करना ही करना है। पहला आपको ये स्टेप करना है कि जो गॉस प्रमेय का डेरिवेशन था, गॉस प्रमेय का उत्पत्ति था, उस डेरिवेशन को आपको करना है। उसके बाद आपको एक दो स्टेप और करना है, और कुछ नहीं करना है, आपका कूलाम का जो नियम है वो प्रूफ हो जाएगा। चलिए, गॉस थ्योरम में सबसे पहले क्या किया गया था? एक चार्ज था, क्यों? पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ से r दूरी पर किसी बिंदु P पर, ये O मान लो, ये P मान लो, इस बिंदु P पर हमें पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। अब जहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करते हैं, वहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो हमने आपको ये भी बताया था, अगर कोई ऐसे बिंदु आवेश हैं, ऐसे गोल सा आवेश है, तो उसके लिए गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, और वो गोलीय गॉसियन पृष्ठ होता है, ऐसे फुटबॉल की तरह। और उसके, मान लो एक कांच का फुटबॉल आप लेके रखे हो, फुटबॉल की तरह गोला है, और उसके सेंटर पर एक चार्ज है, तो कांच क्या करेगा? एक गॉसियन पृष्ठ के काम करेगा। बस वही चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना है, तो यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा, कुछ इस तरह से।
तेज मत बोलो। हाँ, हो गया। चलिए, हमने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। ये P यहाँ से निकाल के हम यहाँ कर देते हैं। तो ये गॉसियन पृष्ठ हो गया स्टेप नंबर 1। अब हम एक साथ पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स नहीं निकालेंगे, उसकी क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकालेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट काट के निकाल लेंगे। यहाँ से ऐसे कहीं से भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ये छोटा सा एलिमेंट क्या कहलाएगा? ये छोटा सा एलिमेंट DA कहलाएगा। ठीक है, एक छोटा सा एक गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ किया स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2, यहाँ पे एक, अब देखिए ये एक छोटा सा एरिया है, तो ये एक वेक्टर एरिया होगा। हमने आपको एरिया वेक्टर पढ़ाया था कि ये एक वेक्टर क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल वेक्टर होगा। तो इस पर एक वेक्टर खींचेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। उस अभिलंब की दिशा किस तरफ होगी? ये एक गोला है, 2D सरफेस नहीं है, 2D सरफेस नहीं है, 3D सरफेस है। एक गोले पे जो हम एरिया वेक्टर खींचते हैं वो बाहर की ओर होता है, अंदर की ओर नहीं होता है। ऐसे अंदर की ओर नहीं होगा, बाहर की ओर होगा। तो चलो, एरिया वेक्टर हमने खींच लिया बाहर की ओर। अब हम ये भी जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर खींचा जाता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है। अच्छा रुको, चेक करें। उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये हो गया एरिया वेक्टर। और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी होती है। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर हो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो, लेकिन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर खींचा जाता है। तो हम ये इस तरह से भी जान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस तरफ है। यहाँ एक टेस्ट चार्ज रख दो, क्यों ना। टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव सोर्स, ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो जिस डायरेक्शन में ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी। तो इधर फोर्स लगाएगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को इधर फोर्स लगाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है इस साइड में है। तो एरिया वेक्टर भी इसी साइड में खींच लिया। देखेंगे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है। यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है ना। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। चलिए, अब हम आगे कुछ देखते हैं। यहाँ से वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें छोटे से एलिमेंट से निकालना था। छोटे से एलिमेंट को हमने क्या माना था? DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी d होगा। ये सब चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसे हमारे प्लेलिस्ट में जाके फिजिक्स के देख सकते हैं। और अगर आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होता है तो हमारे भैया मैथ भी पढ़ाते हैं, और हम गारंटी देते हैं कि उस तरह से आपको क्वेश्चन और ट्रिक्स कोई नहीं बता पाएगा, तो आप वहाँ से भी मैथ को पढ़ सकते हैं। तो d फाई इज इक्वल टू, ये फाई है, d फाई इज इक्वल टू हो जाता है ए वेक्टर इंटू DA वेक्टर। ये कुछ इस तरह से मीन्स छोटे से एलिमेंट से जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है वो भी छोटा ही तो होगा। अब अगर यहाँ छोटे से एलिमेंट से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना है, तो पूरे से जब हम निकालेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़े करके इसे जोड़ेंगे, तभी तो ऐसे स्फेयर बनेगा, तभी तो एक गोला बनेगा। तो जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो टोटल वैद्युत फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। ये हो गया, मतलब पूरे गोले से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है वो बात है। और ये जो E वेक्टर है ये कांस्टेंट है, और DA क्या बनाएगा? जुट जुट के एक गोला बनाएगा। तो हम E वेक्टर को बाहर कर लेते हैं। अब चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ DA वेक्टर इज इक्वल टू 4πr², क्योंकि गोले का जो एरिया होता है वो यही होता है। तो छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ करके जब गोला बनाएंगे तो 4πr² बनेगा। ये हो गया। अब हम E को बाहर निकाल रहे हैं तो बचेगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ DA। इंटीग्रेशन ऑफ DA का वैल्यू 4πr²। तो ये हो जाएगा
ई बाहर निकाल लिया हमने। इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए की वैल्यू कितनी है 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और आगे क्या करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वो उसमें उपस्थित चार्ज का 1/ε0 गुना होगा। क्या हो जाए, क्या चीज, इधर वाला प्लस का रहता है कि इधर वाला प्लस का रहता है। जिसके सामने माइनस होगा वो तो माइनस ही रहेगा, जिसके सामने कुछ नहीं रहता है वो प्लस का ही रहता है। इधर वाला माइनस का रहता है। हाँ, चलिए ये हमें मिल गया, ये भी फाई, ये भी फाई, फाई फाई इक्वल हो तो हम इसको इसके इक्वल कर सकते हैं, इसको इसके इक्वल कर सकते हैं। तो चलिए इसको इक्वेशन नंबर हम 2 लेट कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1/ε0 इंटू क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा जाओ कुछ भी पूछो मत। तो हमें ये मिल गया, इसके बराबर ये हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, ये जो क्यों है, सॉरी ये जो ई है ये इनटू में है और ये क्यों ऊपर में है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम 4πr² इस साइड में ले आएँ तो ये क्या होगा, ये बनाएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल गई। क्या मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल गई इस गोले के बाहर। और ये तो हमने पहले भी प्रूफ किया हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फार्मूला। अगर ये सिस्टम किसी मीडियम में रखा हुआ है जिसकी परमिटिविटी कुछ है तो उस परमिटिविटी को हम के लिखते हैं, यहाँ पर के बढ़ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर परमिटिविटी की कोई बात नहीं की जा रही है। तो आगे हम चलते हैं, हम एक फार्मूला जानते हैं E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। ये फार्मूला हम जानते हैं, ये फार्मूला हम जानते हैं। E की जगह पे हम क्या इतना रख सकते हैं, E के जगह पे हम क्या एफ बाई क्यू रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं क्योंकि E इज इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू। तो हम यहाँ पर एफ बाई क्यू रख लिए और इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q/r²। और इस क्यू को इस साइड में लेके गए तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q/r²। और यही तो था कूलाम का नियम, यही कूलाम का नियम था जो हमें प्रूफ करना था। तो ये कूलाम का नियम प्रूफ हो गया और बहुत ही आसान तरीके, शायद इतना आसान तरीके से आपको कोई बता पाएगा। और अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी होता है, आप उसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो अगर आपको इसे उतारना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। और इतना आसान तरीके से शायद आपको किसी भी बुक में या फिर किसी भी टीचर में नहीं मिलेगा। हाँ, ये इतना आसान तरीके से कोई लगा सकता है लेकिन शायद कोई समझा पाए, कुछ ही लोगों में होता है। तो हमारे साथ ऐसे ही अगर आसानी से फिज़िक्स को समझना है तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको फिज़िक्स में फील आने लगेगा। चलिए देखते हैं हम आगे की कुछ चीज़ें। कितना सवाल लगा, पूरा लग गया। ज़रा एक दूसरे का चेक करो तो, अभी वो लगा लेगा, तुम उसका चेक करना और तुम उसका चेक करना।
दूसरा अनुप्रयोग हम ये देखेंगे, मान लीजिए कोई सीधा तार है, कोई सीधा चालक तार है, तो इससे यहाँ पर मान लीजिए एक डिस्टेंस है आर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें ज्ञात करनी है। तो अब ये बुक में ये भी लिखा होगा कि वो तार जो होगा वो अनंत लंबाई का होगा। क्या अनंत लंबाई का तार कहीं बिछाया जा सकता है? केवल लिखा गया है, होता नहीं है अनंत लंबाई का। हम बनाएंगे छोटा सा, किताब से देख के नहीं चलेंगे। ये अनंत लंबाई का तार हो गया किताब के अकॉर्डिंग, ठीक है। किताब के अकॉर्डिंग अनंत लंबाई का तार हो गया। इस पर कह रहा है एक समान रूप से आवेश वितरण है, मतलब एक समान रूप से आवेशित है। ये जो तार है एक समान रूप से आवेशित है और इससे आर दूरी पर, कहीं आर दूरी पर, आर दूरी बिंदु पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, कितना होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। तो गॉस थ्योरम की मदद से, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी सीधी अनंत लंबाई चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हमें ये गॉस प्रमेय की सहायता से फाइंड आउट करना है। तो अब देखेंगे ये एक तार है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम में हमें गॉस थ्योरम की ही करनी पड़ेगी। अगर आप कूलाम को लाएंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। बिना गॉसियन पृष्ठ खींचे आप खिचड़ी नहीं पका सकते हैं। तो चलिए खिचड़ी पकाते हैं गॉसियन पृष्ठ खींच के, और देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह का गॉसियन पृष्ठ आएगा। अगर ये एक तार है तो यहाँ पर, अब देखिए एक मिनट, अगर इसके अंदर क्या है, एक वो जो इंक भरा जाता है उसका मटेरियल है, तो उस मटेरियल के बाहर ये जिस तरह का बॉडी है, स्ट्रक्चर है, वो मान लो गॉसियन पृष्ठ है, और उसके अंदर जो रॉड है वो मान लो एक चालक तार है जिसमें चार्ज है, और ये बाहर का जो प्लास्टिक है वो क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। इसी तरह से तो होगा, क्योंकि इसको ढकना भी तो है, इसको ढकना भी है। तो किस तरह से ढकेगा, अगर हम यहाँ पर एक सिलेंडर बनाएंगे तो ये पी हमेशा हटाना पड़ता है यार मुझे। चुपचाप चेक करो गधों। चलिए हमने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, थोड़ा टेढ़ा है लेकिन आप इसे एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं इसे सीधे नहीं बना सकता, मेरा मेरा आर्ट बहुत ख़राब है। तो ये हमने गॉसियन पृष्ठ बना दिया। जैसे पिछले डेरिवेशन में हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया था, उसी तरह से इसमें भी छोटा सा एलिमेंट लेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो जो स्फेयर था उसमें केवल एक सरफेस था। एक सिलेंडर में तीन तीन सरफेसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने एक सिलेंडर बना दिया, तो ये सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2 और ये सरफेस नंबर 3। फिर से समझिएगा, ये एक सिलेंडर टाइप का है मेरा मार्कर, ये सरफेस एक है, पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस हो गया और ये तीसरा सरफेस हो गया। तो तीनों सरफेस से, तीनों पृष्ठों से जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा उसको जोड़ना पड़ेगा। मीन्स तीनों पृष्ठों से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स हमें जोड़ना पड़ेगा। तो फाई 1, फाई 2, फाई 3, तो हमें तीन जगह से एलिमेंट काट के निकालने पड़ेंगे, ठीक है, तीन जगह से। तो पहला हम यहाँ से काट के निकाल ले रहे हैं कुछ इस तरह से, डी ए काट के निकाल लिया। जो भी एलिमेंट काट के निकाला जाता है उसे डी ए से ही, क्योंकि छोटा जो होता है उसे डी ए से हम लोग लिखते हैं। और एक एलिमेंट यहाँ से काट के निकाल लिया जा रहा है। अब क्या किया जाए, गरीबी आ गई है तो काट के निकालना ही पड़ेगा। इसको भी लिखना पड़ेगा डी ए, इसको DA1 लिख लो, इसको DA2 लिख लो, और यहाँ से भी एक एलिमेंट काट के निकालना पड़ेगा। भाई सरफेसेस तो
सरफेसेस होते हैं, 3 सरफेस है तो 3 जगह से आपको एलिमेंट काट के निकालना पड़ेगा। यहाँ ये क्या होगा, ये DA3 हो जाएगा 3 टुकड़ों से। अब देखिए ये वाला अगर बनाएंगे तो हमें मिलेगा ये पूरा पृष्ठ, मतलब इस एलिमेंट को जोड़ जोड़ के बनाओगे तो ये वाला राउंडेड प्लास्टिक मिलेगा, और ये वाला करोगे तो ये वाला मिलेगा, और ये वाला है। तो हर जगह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो हमें जोड़ना पड़ेगा कुछ इस तरह से, मतलब यहाँ से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, यहाँ से तो वैद्युत फ्लक्स भी छोटा छोटा होगा, तो उसे d फाई से हम लोग डिनोट करेंगे। तो चलिए पहले φ1 कैलकुलेट करते हैं। φ1 किधर है, इधर है, ये d1 है, तो इसके लिए जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो φ1 होगा। तो DA है तो फाई DA होगा, D फाई होगा ऐसे कुछ, D फाई ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर तुमने खींचा ही नहीं, मैं भुलक्कड़ हूँ ना, आप ही नहीं याद दिलाते हो। चलो एरिया वेक्टर हमने खींच लिया, DA वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, लेकिन उसका डायरेक्शन हमें भी पता करना होगा। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दो, टेस्ट चार्ज पे ये पॉजिटिव चार्जेस इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में धक्का देंगे जैसे कि पहले हुआ था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, ई भी इसी साइड में होगा, इस तरह से यहाँ पर ही किस साइड में होगा, एरिया वेक्टर इसका ऊपर की तरफ होगा। हमने बोला था 3D फिगर में हम जो एरिया वेक्टर खींचेंगे वो बाहर की ओर खींचेंगे और लंबवत खींचेंगे, ठीक है। ये छेद काट के निकालिए, क्षेत्र के लंबवत बाहर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस तरफ है, इस तरफ है। इसी तरह से इसका एरिया वेक्टर ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये हो गई। क्या हो रहा है उधर अनुराग, क्या हो रहा है बाहर? गलत करना नहीं, खाली चेक करना है। गधों, तुम अपना दो, उसे चेक करो, अंश उसका चेक करो। तो डी फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वेक्टर। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीनों जगह पे एक ही होगी, एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है वो एक समान वितरित है। तो ई हमें नहीं बदलना है, डी ए वेक्टर ये एक के लिए, तो ये φ1 निकलेगा। तो डी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल φ1 कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, φ1 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी फाई, ऐसे कुछ इस तरह से। डी फाई क्या है, सॉरी ये है, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर भी 1 का, ठीक है। तो यहाँ पर φ1 हमें निकल के आएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, ये φ1 को हमने ऐड कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डी ए वेक्टर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इसी तरह से दूसरे को निकाल लो। और हाँ, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट जब हटाते हैं तो उसके आगे cos थीटा लग जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ हम इसके लिए निकाल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा, वो 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर चलिए हम एरिया डॉट प्रोडक्ट हटा के देखते हैं, यहाँ से हटाएंगे तो ये cos थीटा बन जाएगा, चूँकि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, देन फाई इज इक्वल टू हो जाता है ई वेक्टर डी ए, और cos थीटा की वैल्यू 1, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, φ1 हो गया। अब φ1 लिखें तो इक्वेशन नंबर 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, चलिए छोड़ते हैं। अब इसी तरह से DA2 से, मतलब ये जो छोटा पृष्ठ काट के निकाला था वहाँ से चलिए देख लेते हैं, डी φ2 इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट DA2, इसको इंटीग्रेट करेंगे φ2 के लिए, टोटल φ2 के लिए ये हो जाएगा ई डॉट हम पहले ही हटा दे रहे हैं, DA2 cos थीटा। थीटा यहाँ पर कितना है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड,
और ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। यहाँ से एंगल मेजर करेंगे, ई से ए की तरफ मेजर करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू हमें 90 मिलेगा। और कॉस 90 इज इक्वल टू होता है, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 0। कॉस 0 की जगह पे रखेंगे तो फाई 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, फाई 2 हमें 0 मिल गया। आगे चलिए देखते हैं। नहीं कट रहा है। इसी तरह से डी फाई 3। अब देखिए हमें डी फाई 3 निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या था, लंबवत था बाहर की ओर ऊपर की ओर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब दोनों के बीच में एंगल बना 90 डिग्री। यहाँ भी तो 90 डिग्री बन रहा है, आप आसानी से देख सकते हो। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो भी 0 होगी। सिमिलरली फाई 3 इज इक्वल टू 0। तो सारा विद्युत फ्लक्स हम लोग ऐड कर लेंगे, मतलब पूरा जो सिलेंडर है वहाँ से विद्युत फ्लक्स कितना निकल रहा है, टोटल विद्युत फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अनुराग धीरे बोलो, तो धीरे धीरे बोलो। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, सॉरी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो जाएगा अपना फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। इसको हम लोग ऐड करेंगे जब, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस 0, तो इस 0 का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हमारे पास बचा केवल ये, मतलब केवल इस पार्ट से, केवल इस पार्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, बाकी सब नहीं गुजरेगा। ठीक है, यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा, यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा, सिर्फ इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा। तो चलिए ये ई हमारा पहले की तरह कांस्टेंट है और इसका हम लोग निकालेंगे कुछ एक्स्ट्रा। फाई इज इक्वल टू ई हम लोग बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए वेक्टर। अब देखिए ये जो डी ए जोड़ेंगे तो सिलेंडर बन जाएगा। ये जो डी ए जोड़ेंगे उसको जोड़ते जोड़ते सिलेंडर बन जाएगा। सिलेंडर का जो होता क्या है, सिलेंडर का जो एरिया होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एल होता है, 2 पाई आर एल होता है। तो हम इस डी ए की जगह पे 2 पाई आर लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एल। तो फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट इंटीग्रेशन हट जाएगा और यहाँ 2 पाई आर एल हो जाएगा। अब ये भी फाई, सॉरी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और लिखेंगे गॉस प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ फाई दोनों का जो आगे वाला होगा वो भी इक्वल में होगा। तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये हो जाएगा। अब हमें अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसको यहीं पर रोक के इसको नीचे भेजना होगा। तो ये हो जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर एल, ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ हो जाएगा आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा इस जगह पे। अब ये L क्या है, L सिलेंडर की लंबाई है। ठीक है, L सिलेंडर की लंबाई है और ये जो R है वो सिलेंडर का जो रेडियस होता है वो है। अब कहोगे कि तो काल्पनिक सिलेंडर होता है, काल्पनिक पृष्ठ होता है, इसका R और इसका L कहाँ से लेके आएंगे। R तो आप ला सकते हो, ये तो अलग है, लेकिन सिलेंडर का L कहाँ से लेके आओगे भाई, ये बात हमें यहाँ से पता चलेगी। आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। तो हम इस फिगर को मिटाते हैं क्योंकि इसकी कोई अब ज़रूरत नहीं है। तो एक फार्मूला आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए कि आवेश घनत्व तो क्या होता है। ये चालक तार है, इस पर आवेश इस तरह से एक समान रूप से वितरित हैं, तो एकांक लंबाई पर जितना आवेश वितरित होगा उसकी रेशियो को, उसके अनुपात को आवेश घनत्व तो कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। मतलब ये तार है,
एकांक लंबाई हो गया, इस पर जितना आवेश होगा उसे हम लोग आवेश घनत्व कहेंगे। इस आवेश घनत्व को हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q/L। हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू Q/L आ गया। जैसे कि जब सिलेंडर बनाए हुए थे इस तरह से, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज थे। वो पॉजिटिव चार्ज कितना दूर तक फैला है और उसका घनत्व क्या है, वो इस फार्मूले से हम जान जाएंगे। तो लेमडा इज इक्वल टू Q/L होता है। इस एल को इस साइड में भेजेंगे तो Q इज इक्वल टू हमें मिलेगा लेमडा इंटू एल। इसे मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से मानते हैं। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो इस इक्वेशन नंबर 3 में Q की वैल्यू रख दो। तो इक्वेशन क्या है 3, E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट Q/RL। इस Q की जगह पे हम लिख देते हैं लैम्डा एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2 एप्सिलॉन नॉट λ/r। कुछ अटपटा लग रहा है, आपको वैल्यू पता होगी कुछ इस तरह से, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको 9 × 10⁹ पता होगा, बट यहाँ तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ भी 4 एप्सिलॉन बना, ताकि आपका जो क्वेश्चन और न्यूमेरिकल हो बहुत ही आसान हो जाए। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, पहले यही लिखते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट λ/r। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिए 2 λ/r। ये हमारा मेन फार्मूला हो गया जो इस डेरिवेशन में हमें निकालना था। मीन्स किसी सिलेंडर किसी सीधी आवेशित चालक तार का जो कि अनंत लंबाई का है, उससे r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो यहाँ से हमें मिल गया। दोस्तों ये भी आपको बहुत ही आसान लगा होगा। अगर आप इसे एक बार और देख लेंगे, मीन्स एक बार देखा फिर से एक बार देख लेंगे, तो आपके दिमाग में छप जाएगा, कभी भूलेगा नहीं ये डेरिवेशन। तो सिर्फ आज के लिए इतना ही, आगे के डेरिवेशंस और आगे के अनुप्रयोग हम कल देखेंगे। तो अगर आपको समझ में आया हो, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा और आप चाहते हो कि इसी तरह से वीडियोस आपको रोज़ रोज़ मिलते रहें, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलें और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि पढ़ाई हो रही है अब। और हिंदी मीडियम से आप देख रहे हैं, सब टोटली हिंदी मीडियम से हो रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, धन्यवाद।